मार्च 2020 में गोल्ड की कीमत $1470 पर आउंस थी, जो कि अगस्त तक बढ़कर पिछले साल ही $2070 की हो गई। किसी ने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो $600 तो कमा ही लेता, लेकिन अगर मर्केंटाइल एक्सचेंज में किया होता तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी कमा सकते थे। इसके हवाले से हमने आज इनवाइट किया है डबल ए कमोडिटीज़ गोल्ड के डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान अगर। वो हमें बताएंगे कि इसमें किसी ने अगर इन्वेस्ट गोल्ड में किया होता या किसी और कमोडिटी में किया होता तो किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग की जा सकती थी, और इस एक्सचेंज के डाउनसाइड क्या हैं और प्लस साइड क्या हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है एक हमारा एक्सचेंज है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह हमारा एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इक्विटीज़ शेयर्स का कंपनी की हम ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसके अंदर हम जो है कमोडिटीज़, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, उसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। दोनों एक्सचेंज जो हैं वो रेगुलेटेड हैं विद SECP, और दोनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेंजेस हैं, रेगुलेटेड हैं, लीगल हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पैसे आप डालें तो आपका कुछ इसमें पैसे आपके चले जाएँ या कुछ हो। और इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार सिंपल है कि आपने वही जैसे अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग एक ओपनिंग होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है सर्टन, वो आपने डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया मीट करते हैं। इसके बाद आप जो है आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ। और सबसे इसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो होता है इसके अंदर आपने ब्रोकर के वो पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। यहाँ पे आपके जो पैसे डिपॉजिट होते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में होते हैं, किसी ब्रोकर के पास डिपॉजिट नहीं होते। तो ये सबसे सिक्योर चीज़ रहती है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो भी आपकी होती है फंड की, कि आप किसी ब्रोकर पे, अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर पे आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा तो आपने पैसे ही डायरेक्ट मर्केंटाइल एक्सचेंज को देने हैं, आपने ब्रोकर को तो देने ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज तो बेसिकली गवर्नमेंट का है। तो लोग इसलिए इस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं कि गवर्नमेंट को आप पैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट ब्रोकर को नहीं दे रहे। तो आपके यहाँ पे फंड बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जैसे ही आपके फंड डिपॉजिट होते हैं, आपके अकाउंट में प्लेस हो जाते हैं, फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में कर सकते हैं। जो मार्केट सुबह 5 बजे हमारी मर्केंटाइल एक्सचेंज 5 बजे ओपन होती है और रात 2 बजे तक इसके अंदर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग चलती रहती है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेटल्स हैं, करेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्सेस हैं, एनर्जी भी हैं, जैसे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, क्योंकि इसमें लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है ऑयल के हवाले से, क्योंकि ऑयल पिछले साल से अब तक बहुत ज़्यादा उसने अप डाउन किए प्राइसेस के अंदर। अब आ जाते हैं हम गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के अंदर अब जैसे 1450 पे लास्ट ईयर था गोल्ड, 1450 से 2070 का जो जंप आया था इसके अंदर जो है 2020 के ही ईयर के अंदर, और 3 to 4 मंथ के अराउंड। तो उसके अंदर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अगर किसी ने लेके रखा हुआ अभी तो $600 का गेन है। लेकिन यहाँ पे मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर हमारा जो काम होता है वो आपने लेवरेज पे काम होता है। वो आप दो चीज़ें होती हैं कि आप एक फिजिकल, आप एक प्रॉपर एक गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं जो तोला में अवेलेबल है, पाकिस्तान की प्राइस से रुपीज़ में भी आ रहा होता है, और एक आपकी डॉलर में भी अवेलेबल है। जो तोला में अवेलेबल है उसके आपने 100% मार्जिन देने होते हैं, और जो लेवरेज पे अवेलेबल है उसके आपने कुछ सर्टन एक परसेंटेज है, और वो वेरी करती है, मतलब 5 to 6% के अराउंड वेरी करती है परसेंटेज। उसके आपने पैसे जमा कराने होते हैं जो उसकी एक होती है, और उसमें आपने 1 आउंस गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अगर 1 आउंस आपके पास है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर 2070 गया तो $600 का जंप है, और 1 आउंस उस वक्त जो अराउंड थी वो 7 to 8,000 के अराउंड थी। तो 7 से 8,000 रुपये इन्वेस्ट करके बंदा जो है $600 का गेन था वहाँ पे। तो ये तो लेवरेज था। लेवरेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, कि अगर आपने डायरेक्ट लेवरेज में ट्रेड कर ली तो उसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने अपने आप को ओवर लेवरेज कर लिया तो। अगर आपने आपको ओवर लेवरेज नहीं किया तो आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। इसी तरह इसमें गोल्ड में अगर किसी ने इन्वेस्ट भी किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड $600 का जो जंप था उसमें डायरेक्ट 600 भी नहीं होता। जैसे कभी कभार प्राइस ऐसा होता है $200 जाती है, $100 नीचे आती है, फिर इसके बाद दोबारा गेन शुरू होता है। इसी तरह $600 के अराउंड भी ये होता है कि बहुत बार डिप भी आता है और सेलिंग भी आती है। तो अगर आपने इस तरह बाइंग सेलिंग की होती तो वो तो 600 प्लस का गेन हो चुका होता। अच्छा, ये आपने लेवरेज की बात की है। लेवरेज में हमें ये बताइएगा कि 5 या 6% के पर आउंस के का मतलब क्या है, कि अगर फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त 1700-1800 डॉलर का पर आउंस गोल्ड चल रहा है, उसके लिए हमें कितने पैसे जमा कराने होंगे कि हम 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर बुक करा सकें। ऑब्वियसली हमें डिलीवरी तो नहीं मिलती, इसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि सिर्फ फ्यूचर्स की बात हो रही है। इसमें ये होता है कि लेवरेज जो बेसिकली कैलकुलेट करता है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज करता है, वेरी करता है 5% to 8 to 9% के अराउंड वेरी करता है ये लेवरेज। और ये कैलकुलेट इस तरह होता है कि राइट नाउ अगर गोल्ड की प्राइस 1750 चल रही है तो उसका हमारा डॉलर पहले कन्वर्ट होता है। जो हमारा डॉलर रेट चल रहा है 169 के अराउंड चल रहा है, तो इससे पहले PKR में कन्वर्ट करते हैं और उसका 5 to 7% लिया जाता है। तो इस तरह ये लेवरेज कैलकुलेट होती है। लेवरेज की जो दो कंडीशंस होती हैं, पहले तो ये था एक नॉर्मल लेवरेज चल रहा होता है 5 to 7% का,
कभी कभार अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाती है गोल्ड के अंदर तो उसमें वार मार्जिन लगता है, वैल्यू एट रिस्क, उसका 2-3-4% उसमें ऐड होता रहता है। जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना ऐड होगा। अगर प्राइस नॉर्मल रेंज में चल रही है तो वही एक्सचेंज का जो मार्जिन होता है 5 to 7% वेरी करता है, वही चलता है। और साथ में इंटरबैंक रेट, अगर इंटरबैंक रेट हमारे यहाँ पीकेआर में बढ़ रहा है तो हमारा मार्जिन भी बढ़ता रहेगा, और अगर कम हो रहा है तो हमारा मार्जिन भी रिड्यूस होता रहेगा। ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर $1700 का गोल्ड बुक कराया है और उसको इफ़ जो मार्जिन है वो 10% चल रहा है, यानी कि $170 उसको पे करना होगा, उसकी अमाउंट पे करनी होगी। तो अगर वो 1700 से उठ के $1500 पे गोल्ड आ जाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का इसी तरह होगा कि $200 जो है उसमें लॉस हो जाएगा। अगर किसी ने $200 का अमाउंट रखी हुई है तो $200 के करीब उसके अमाउंट में लॉस आ जाएगा। अगर उसकी $200 के अराउंड अमाउंट नहीं है तो इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म है। थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म ये होता है कि आपने जितने रुपीस की ट्रेड की हुई है उस पे 25% पे अगर आपका अकाउंट 25% पे आ गया तो आपकी पोजीशन सारी ऑटो लिक्विडेट हो जाएंगी। आपके पैसे बिल्कुल जीरो नहीं होते। 25% पे थ्रेशोल्ड होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के माल लिया हुआ है, कोई 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड परचेज किया हुआ है, तो उसका 25,000 अगर आपका अकाउंट 25,000 पे आएगा तो आपके अकाउंट में सारी पोजीशन ऑटो लिक्विडेट हो जाएंगी, और इसी तरह फिर आप मतलब आपके पैसे 25,000 रह जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका नीचे नहीं जाएगा। और इसमें सेकंड एडिशन ये भी होता है कि अगर आपने रखना है कि आपने 1500 पे गोल्ड ले लिया, एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ प्राइस, और गोल्ड प्राइस 1400 हो जाती है लेकिन आपने 1450 पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म भी इसके अंदर अवेलेबल है कि 1450 पे ऑटोमेटिक आएगा प्राइस, आपके सौदा आपका जो आपका गोल्ड है वो आपका लिक्विडेट हो जाएगा और इसी तरह आपकी पोजीशन नेल हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो ऊपर जाता है गोल्ड 1700 से उठ के 1800 पे जाता है तो उस पर प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं? उस पर प्रॉफिट इसी तरह बुक कर सकते हैं कि अगर आपने 1700 से 1800 चला गया, $100 का जो गेन है, इसके अंदर भी आप प्राइस लिमिट भी लगा सकते हैं कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल आपने 1700 पे परचेज किया है, 1750 पे आए ऑटोमेटिक मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए, आप 1750, 60, 70 एनी प्राइस पे आप लगा सकते हैं। आपने लगा दिया, प्राइस आपकी एग्जीक्यूट होगी, प्राइस जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और आपकी पोजीशन नील हो जाती है और जो प्रॉफिट है इमीडिएट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसमें और कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोल्ड? इसके अंदर प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे अब आ गए हैं पहले की बनिस्बत। जैसे अब इसके अंदर मेटल्स के अंदर जो है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, पैलेडियम है एंड प्लेटिनियम भी ट्रेड होता है। एनर्जी के अंदर यूएस का नेचुरल गैस है, ब्रेंट ऑयल ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, और इसके साथ इंटरनेशनल यूएस के एंड जापान के इंडेक्सेस भी ट्रेड होते हैं जो स्टॉक मार्केट के हैं, नैस्डैक, डाउ जोन्स, एस&पी एंड जापानीज इक्विटी के इंडेक्सेस भी हैं। प्लस इसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, सोयाबीन है, कॉटन है, शुगर है, ये भी सारे इंटरनेशनल प्राइस पे ट्रेड होते हैं। हमारे लोकल अभी प्रोडक्ट्स इसमें आए नहीं हैं। एंड करेंसी पेयर भी तकरीबन जो है अराउंड 16 पेयर्स के अराउंड है, जैसे पाउंड है, जीबीपी यूएसडी, पाउंड यूएसडी, कैनेडियन डॉलर यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी, जापानीज येन यूएसडी, इस तरह यूरो यूएसडी, इस तरह कुछ मेजर 16 पेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। पाकिस्तान के लिए ये मर्केंटाइल एक्सचेंज कैसे मौसर साबित हो सकता है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा कैसे साबित हो सकता है, इसमें थोड़ी सी बताइए, इसकी ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसका हमारा आगे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, और अभी भी हो सकता था, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्ट्स हमारी लोकल प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं नहीं। जैसे अभी हम पहले इंटरनेशनल एंड लोकल दोनों का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लोकल प्रोडक्ट ये है कि अगर हमारी लोकल जितनी भी प्रोडक्ट्स ट्रेड होती हैं, जो हमारे जो फार्मर्स हैं ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न है, टोमेटोज़ हैं, कोई भी मतलब लोकल राइस है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये हमारी यहाँ पे मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर अगर ट्रेड हो तो इससे एडवांटेज ये होगा कि हमारा जो मिडल मैन है, जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है कि फार्मर डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ और फार्मर डायरेक्ट जो आपके रिटेल सेलर्स हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता हो सकता है। जो मिडल मैन हमारे यहाँ प्रॉब्लम आता है मिडल मैन का, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, और फार्मर्स अपने आप को हेज भी कर सकते हैं। हेज की जो चीज़ होती है वो इस तरह होती है कि अगर आपको लगता है कि आगे आपने राइस ग्रो किए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में, या आपको लग रहा है कि प्राइसेस नीचे आने वाले हैं, या यहाँ हमारे यहाँ कुछ सीज़न ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ राइस की इतनी डिमांड नहीं रहेगी, तो अगर आपने राइस आपके पास ज़्यादा हो गया, आपको पता है प्राइसेस गिरने वाली हैं, अभी आपकी प्राइसेस ऊपर हैं, तो अपने आप को यहाँ पे शॉर्ट सेल करके हेज कर सकता है अपने आप को फार्मर जो है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह ये चलती हैं चीज़ें कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है या उसकी प्राइसेस डाउनवर्ड आ रही हैं, तो या वो अपने आप को शॉर्ट सेल करके अपने आप को हेज कर लेते हैं, या फिर अगर प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं तो अपना यहाँ पे डबल बाय कर लेते हैं। एक तो उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, आप फ्यूचर्स में उसके बाय भी कर सकते हैं, ताकि इससे एडवांटेज ये होगा कि आपको डबल बेनिफिट भी होता है।
तो ये इसका लोकल प्रोडक्ट का एडवांटेज भी रहता है, और लोकल प्रोडक्ट्स आने से हमारा एडवांटेज सबसे बेहतर जो होता है कि मिडल मैन हमारा एलिमिनेट होता है, और सेक्टर जितना भी होता है, जैसे राइस का सेक्टर पूरा रिपोर्टेड, अगर पूरी राइस की ट्रेडिंग मर्केंटाइल एक्सचेंज में शुरू हो जाए तो आप ये समझें कि उसका पूरा सेक्टर रिपोर्ट हो जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रोडक्ट यहाँ पे कितनी बाइंग हुई, किसने सेल किया, किसने बाय किया, और आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई और कितना आपने यहाँ पे लोकल मार्केट में सेल किया। अब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इंटरनेशनल प्रोडक्ट में जो कंपनीज़ हैं जो हम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेजर प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रूड ऑयल है और आपका कॉपर है। अगर कॉपर प्राइसेस जैसे पास्ट ईयर से अब तक तकरीबन ऑलमोस्ट 50% का कॉपर प्राइसेस में गेन आया है। अगर कोई कॉपर मंगवा रहा है तो उसको अब जैसे इंपोर्ट करेगा तो उसको बहुत महंगा कॉपर पड़ेगा। अगर वो उसने अपने आप को यहाँ पे हेज किया हुआ है, मतलब अगर लास्ट ईयर उसने अपना यहीं पे कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ होता और अगर अब मंगवा रहा होता तो उसको वो लास्ट ईयर की प्राइस में ही मिल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर अगर कॉपर $2 का चल रहा है और अभी $4 का हो गया है, तो $2 पे अगर किसी ने परचेज कर लिया होता और करंटली अगर $4 पे उसने इंपोर्ट किया है तो उसको प्राइस का लॉस नहीं होता। उसकी काउंट होता है कि उसने $2 के अनटिल अनलेस उसने अभी अब तक वो अपनी परचेज को कंटिन्यू रखा होता। अब जैसे क्रूड ऑयल की भी एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन क्रूड ऑयल सबसे बड़ा जो हमारा जो बिल होता है पाकिस्तान का, वो तकरीबन ऑयल का ही होता है। अब जैसे लास्ट ईयर ऑयल की प्राइसेस जो है $8 के अराउंड आ गई थी फ्यूचर्स के अंदर, और जो फ्यूचर डिलीवरेबल था उसके अंदर तो नेगेटिव में भी चली गई थी। तो अगर $8 टू $10 या मतलब इसके अराउंड अगर हमारी ऑयल रिफाइनरीज ने फॉर एग्जांपल अपना ऑयल यहाँ परचेज कर लिया होता मेजर ह्यूज क्वांटिटी में, तो इससे एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो प्राइस अपसाइड गई, क्योंकि $8 लास्ट ईयर था और अब देखें $70 के अराउंड ऑयल आ चुका है। इतना बड़ा डिफरेंस है। और अगर किसी ने परचेज किया होता रिफाइनरीज के ऊपर की मैं आपको बात कहूँगा कि रिफाइनरीज ने, तो उनका इतना बड़ा प्राइस का जंप होता और इतना बड़ा एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे प्राइस का। और फिर हमें ज़ाहिर सी बात है कि पब्लिक को भी इसका रिलीफ रहता है कि इतनी ज़्यादा प्राइस गेन नहीं आता। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स परचेज़ कर लेते हैं और वो फिर उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। हमारे यहाँ अभी राइट नाउ डिलीवरेबल फ्यूचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ये जिस तरह एक्सचेंज ग्रो करे, इसका वॉल्यूम जो आए, जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे भी डिलीवरेबल फ्यूचर्स आ सकते हैं। इधर हम मर्केंटाइल एक्सचेंज में देखते हैं सिर्फ 24-25 हज़ार सिर्फ इन्वेस्टर हैं, जहाँ जो स्कैम्स होते हैं, जो दिख रहा होता है एक आम पढ़ा लिखा बंदा देखे तो बोले कि हाँ ये स्कैम है, उसमें जाके पाकिस्तान में लोग 4.5 लाख लोग चले जाते हैं। तो इधर क्यों नहीं आते हैं इन्वेस्टर्स? ये बात कि एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स कम हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, उसका बहुत ही मतलब अच्छा जवाब ये है कि जो हमारे यहाँ मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो है ट्रेड क्लाइंट को खुद करनी पड़ती है, खुद बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। ब्रोकर सिर्फ एडवाइस करता है आपको, आपके ब्याह पे बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता। और जो दूसरे स्कैम्स होते हैं, दूसरे जो आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपके इन्वेस्टर जो होता है वो पैसे उनके हवाले कर देता है, फिर वो उस पैसे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो वो इन्वेस्टर की, मतलब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जाहिर सी बात है, लॉस होगा तो इन्वेस्टर के पैसे चले गए और प्रॉफिट होगा तो उनको मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा आपने पैसे एक मतलब आपके पैसे हैं, आपने किसी एक पर्सन को जाके दे दिए, अब उसकी मर्जी है कि वो पैसे लेके भाग जाए या वो पैसे गलत जगह इन्वेस्ट करे या वो पैसे कोई अच्छी जगह पे भी करे, लेकिन यह है कि वो रेगुलेटेड और लीगल वे में नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंज में फिर भी हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती है, किसी ने किसी टेक्नोलॉजी स्टॉक में लगाया, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मर्केंटाइल एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें काफ़ी लॉस हुआ और इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस ये है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ लेवरेज का इशू आता है कि अगर आप अपने आप को ओवर लेवरेज कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप तकरीबन जो है 11,000 रुपये में करंट प्राइस के हिसाब से आप एक गोल्ड की 1 आउंस की लॉट ले सकते हैं जिसकी प्राइस 2 लाख रुपए से भी ऊपर है, लेकिन उसके आपको पे करने हैं 11,000 रुपये सिर्फ। अगर आप इसी तरह देखें कि आप 1 लाख में 11,000 का ले सकते हैं और अगर आपने तकरीबन अपने आप को 9 टाइम मतलब 9 आउंस गोल्ड परचेज कर लिया जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो तकरीबन जो है समझ लें 20 लाख के करीब हो जाएगी। तो अगर आप 20 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने पैसे सिर्फ 1 लाख रुपए डाले हुए हैं, इसे हम कहते हैं ओवर लेवरेज। अपने आप को जो बंदा ओवर लेवरेज करेगा उसके लॉस के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप 1 आउंस गोल्ड लेते हैं और वो $10 बढ़ता है तो आपको सिर्फ $10 1 आउंस पे मिलते हैं। अगर आप इसी तरह के 9 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं और अगर $10 बढ़ता है तो $90 भी मिलते हैं, लेकिन इसी तरह $10 रिड्यूस होने पे उसके $90 गिरने के चांसेस भी बढ़ते हैं, तो इस तरह आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर आपने 100% पेमेंट करनी होती है, रेडी मार्केट है। आप गए, आपने 100 शेयर्स परचेज़ किए, 100 शेयर्स की पूरी 100 शेयर्स की पूरी प्राइस आपने पे की, वो आपके अकाउंट में आ गए। इसके बाद वो अगर अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, तो इससे आपकी इक्विटी से पैसे डिडक्ट इसलिए नहीं होंगे
क्योंकि उसकी आपने 100% पैसे पेमेंट कर चुके हैं। जैसे आप एक कार परचेज़ करते हैं, कार आपने 2 मिलियन की एक कार ली, वो अगर 1.8 मिलियन की भी हो गई, 18 लाख की हो गई, तो इसमें आपको वैसे तो लॉस होगा, लेकिन आपके पैसों में से नहीं जाएँगे, आपकी बैंक से पैसे नहीं रिड्यूस होंगे। इसी तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज में इसी तरह है कि आप अगर अपने आप को ओवर लेवरेज करेंगे, जितना आप लेवरेज ज़्यादा लेंगे, उतना रिस्क आपका ज़्यादा होगा। जितना लेवरेज कम से कम रखेंगे और आपके स्टॉप लॉसेस एंड रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम है कंपैरेटिवली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ये एक स्टैंडर्ड जो ब्रोकर की कमीशन वो कितनी है और मर्केंटाइल एक्सचेंज की कमीशन कितनी है, ये थोड़ा सा आप बता दें। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट कमीशन होती है। जैसे मर्केंटाइल एक्सचेंज की तकरीबन जो है ब्रोकर के साथ कमीशन तकरीबन स्टैंडर्ड कमीशन वेरी करती है, मतलब बहुत ही 5 टू 10% का प्राइस का अप डाउन का गैप आता है। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर की जो स्टैंडर्ड कमीशन जो एक्सचेंज की है, वो अपनी कमीशन भी उसी पे सेट करते हैं या उससे 20 टू 30% प्राइसेस अपसाइड रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड के अंदर एक्सचेंज जो है 1 आउंस के अंदर 35 रुपीज़ चार्ज करता है, ज़्यादातर ब्रोकर भी 35 चार्ज करते हैं। इसी तरह क्रूड ऑयल है, उसमें भी एक्सचेंज 35 है, ब्रोकर भी 35 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। इसी तरह हर प्रोडक्ट की वेरी है, अगर प्रोडक्ट की साइज़ बड़ी है, जैसे गोल्ड का 100 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके कमीशन के रेट इसी तरह 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक्सचेंज के भी कमीशन बढ़ जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट कमीशन है, उसमें ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट कितना आप ये कह सकते हैं कि मार्जिन उसमें लेवरेज आपने कितना दे रहे हैं, कितना महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, जितना महंगा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी कमीशन रेट ज़्यादा होता है। आप फाइनली हमें ये बताएं कि हमने लास्ट ईयर और अभी रिसेंटली वीट का, शुगर का क्राइसिस देखा, गवर्नमेंट भी काफ़ी इन्वॉल्व हुई है, काफ़ी मसले चले हैं। इसमें मर्केंटाइल एक्सचेंज पे इसका कोई जवाब है हमारे पास कि अगर हम वीट की, शुगर की बात करें, इस तरीके की कमोडिटीज़ की बात करें, हम फीचर्स बुक करा रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के लेवल पे बुकिंग हो सकती है शुगर की और वीट की? इसमें गवर्नमेंट का अगर आप ये कहें कि अगर ये यहाँ पे मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर ये चीज़ें ट्रेड हो रही होती, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर ये होता है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये सेक्टर पूरा रिपोर्ट हो जाता। अगर फार्मर्स डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू इसको प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते, जैसे इसके लिए एक खैर इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर द टाइम जो है, मतलब विदिन 1 ईयर जो है आपने ये सारी ट्रेड यहाँ पे लेने, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपके जहाँ मेजर जो प्रोडक्ट्स ग्रो होती हैं, वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज़ बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस होंगे, फार्मर अपनी प्रोडक्ट वहाँ लेके जाएगा और वेयर हाउस में चेक होगी, क्वालिटी चेक होगी, कि इतनी क्वांटिटी भी चेक होगी, फिर इसके बाद वो एक्सचेंज पे सेल हो सकेगी। अगर आपका फार्मर जो है डायरेक्ट जो आपके एक्सचेंज है एंड डायरेक्ट अगर आपका जो रिटेलर है या डायरेक्ट आपकी जो कंपनीज़ हैं, उसके पास डायरेक्ट होलसेलर जिसको आप कहते हैं, डायरेक्ट अगर उस तक रसाई लेता है, तो आपका सेक्टर रिपोर्ट भी हो सकता है और आपका सेक्टर जो है, समझ लें कि आपका पूरा सेक्टर मैनेज हो जाएगा, जिससे आपको टैक्सेस का भी पेमेंट ईजी होगी और जिससे आपका ये भी फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट जो कंज्यूमर है उसको एडवांटेज रहेगा। इसमें मतलब आरती का रोल, जो मिडलमैन का रोल है, वो भी कम होगा? मिडलमैन का रोल तो बिल्कुल कम इसलिए होगा कि डायरेक्ट जो फार्मर है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस है उसके अंदर जाता है, वो कहता है कि यार अगर मेरे पास मैंने वीट ग्रो की, फॉर एग्जांपल मैंने 1 टन वीट ग्रो की, उसका मैं आधा टन जो है मैं डायरेक्ट बेचूंगा होलसेलर को एंड आधा जो है मैं एक्सचेंज लेवल पे बेचूंगा। क्योंकि एक्सचेंज लेवल पे एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई प्राइस गेन आ रहा है, तो आपको उसी वक्त प्राइस का गेन मिल रहा होता है। अगर वीट लगता है आपको, जैसे हमारे यहाँ कोई रूमर्स है कि वीट कम हो सकता है, हमें ज़ाहिर सी बात है इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हमारी जो लोकल मार्केट है उसमें प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी, उसी वक्त आपको प्राइस गेन फार्मर को मिल रहा होगा और उसी वक्त कोई भी अगर कंज्यूमर है, वो उसी वक्त एडवांटेज ले सकता है, बनिस्बत ये कि यार 5 दिन बाद उसको परचेज़ करना पड़े, उसको महंगा पड़ जाए। आज हमने बात की पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, अर्निंग के मौके क्या हैं और नुकसान के चांसेस क्या हैं, कैसे आप नुकसान भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कर सकते हैं। मर्केंटाइल एक्सचेंज हमारे कौन से मसले भी कुछ हल कर सकता है, जैसे हमने शुगर और वीट पे बात की। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।